मुख्तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेज रवि सासा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे। करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीर जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामासामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, कर्पूरी ठाकुर जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन दिल्ली पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव जी और मंच पे बैठे हुए सभी अतिथिगण, दिल्ली के कोने कोने से आए दिल्ली पिछड़ा वर्ग आयोग के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यगण और समाज के सभी साथियों, माताओं, बहनों, सभी को विनम्र नमोबुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। एक्चुअली ये जो जगदीश यादव जी नारा लगा रहे थे, जय भीम जय ओबीसी, मुझे लगता है ये नारे को समझना पड़ेगा। जो मूल निवासी है भारत के, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया को 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को लगभग 1400 साल पहले इस्लाम मिला, दुनिया को अब से लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म मिला, दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला, और सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में आसपास कहीं ज़ोराष्ट्र धर्म मिला। लेकिन जब ये धर्म नहीं थे, तब भारत में हड़प्पा संस्कृति में, जब हड़प्पा संस्कृति थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस वक्त वहां 200 शहर विकसित थे। घरों में कुएं होते थे, नाले ढके हुए होते थे। पूरे दुनिया में उस वक्त कोई जातियां नहीं थी और पूरे दुनिया में उस वक्त कोई धर्म भी नहीं था। तो पहले तो सबको ये क्लियर हो जाए कि धर्म कहीं से ऊपर से बनकर नहीं आया है, जातियां कहीं ऊपर से बनकर नहीं आई हैं। जाति और धर्म का निर्माण अलग अलग खंड काल में, जाति तो खैर अलग करते हैं, धर्म का निर्माण अलग अलग खंड काल में, अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने किया है। अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट तो है, लेकिन जातियां नहीं है। जर्मनी में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है,
इंग्लैंड में जातियां नहीं हैं, रसिया में जातियां नहीं हैं, जापान में जातियां नहीं हैं, कोरिया में जातियां नहीं हैं, चाइना में जातियां नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं हैं, न्यूजीलैंड में जातियां नहीं हैं। पूरे दुनिया के अंदर भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट को अगर छोड़ दें तो पूरे दुनिया में कहीं पर जातियां नहीं हैं। और आपको यह जानकर ताजुब होगा कि केवल भारत में मुस्लिम जातियां हैं, या जो भारत से देश बने पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां मुस्लिम में जातियां हैं, लेकिन अरब में मुस्लिम में भी जातियां नहीं हैं। तो पहले तो इस सच्चाई को समझो, जाति बनाई किसने? इसका सीधा सा जवाब है, इस देश के संसाधनों पर 90% संसाधनों पर जिसका कब्जा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस जाति के सबसे ज्यादा जजेज हैं, उच्च न्यायालयों में जिस जाति के सबसे ज्यादा जजेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिस जाति के सबसे ज्यादा सचिव हैं, जिन्होंने देश के सारे संसाधनों को अपने कंट्रोल में करके रखा है, उन्हीं लोगों ने जातियां बनाई हैं। और जाति उन्होंने बनाई, जाति का फायदा उनको हुआ। और देश के लगभग 88 से 90% लोगों को केवल जाति की वजह से नुकसान हुआ। इस सच को जितना जल्दी जान लो, उतना ही आपके हित में रहेगा। कभी सोच के देखो, ये सब खेल क्या है? जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनकी टोटल जनसंख्या 10-12% है, देश में शासन पे उन्हीं का कब्जा है, न्यायालयों पे उनका कब्जा है, सचिवालयों पे उनका कब्जा है, देश के प्राकृतिक संसाधनों पर उनका कब्जा है। जल, जंगल, जमीन, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खानें, जहां से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है उत्खनन से। मैं आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल और जमीन, यहां तक कि जो खेती की जमीन है, क्या ये सारे संसाधन के बारे में आप सोच के बताओ, क्या कोई उसे अपने मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? बताइए, क्या कोई अपनी मां के पेट से जमीन लेकर आया था क्या? अगर मां के पेट से लेकर जमीन नहीं आया, तो एक व्यक्ति पे हजारों एकड़ जमीन है, किसी पे सैकड़ों एकड़ जमीन है, और किसी पर 1 गज जमीन नहीं है। यह तो अन्याय हुआ। तो ऐसा हुआ क्यों? कभी इस सच को जानने की आपने कोशिश की है? अगर नहीं की है तो इसलिए नहीं की है क्योंकि वो जो जिसका सत्ता पे नियंत्रण है, जिसका देश की शिक्षा पे नियंत्रण है, जिसने हजारों साल तक ज्ञान पे कब्जा करके रखा, आज भी आपके मस्तिष्क पर उसी का नियंत्रण है। जो वो सोचता है आप वो सोचते हो, जो वो दिखाता है आप वो देखते हो, और जो वो आपसे कहलवाता है वही आप कहते हो। वरना क्या वजह है कि देश के अंदर SC, ST, OBC के, माइनॉरिटी के लोग लगभग 88% हैं, उसके बावजूद OBC की जनगणना की डिमांड पूरे देश से होने के बावजूद केंद्र की सरकार OBC की जनगणना करवाने की डिमांड को मानने से इनकार कर रही है। प्रजातंत्र में क्या ऐसा संभव है?
कि 88% लोग किसी बात को चाहें और 12% लोग 88% की बात को ना मानने दें? क्या ऐसा संभव है? यह संभव नहीं है। यह संभव बनाया गया है। बनाया इसलिए गया है, जैसे ही चुनाव आएगा कुछ लोग आपके आएंगे और वो आपको कहेंगे हिंदू खतरे में है, तो मेरे अति पिछड़े अति दलित भाई धर्म को बचाने का ठेका ले लेंगे और ना तो यहां हिंदू खतरे में है, ना यहां मुसलमान खतरे में है। एक्चुअल में भारत में इंसान खतरे में है। भारत में जो 12% लोग पूरे देश के सत्ता और संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, उनका कब्जा खतरे में है। लेकिन जब तक आप अपने उस कुएं से बाहर निकलकर सोचेंगे नहीं, दुनिया कितनी विस्तृत है उसको बाहर आकर देखेंगे नहीं, तो जितना आपको दिखाया जा रहा है आप उतना देख रहे हैं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़ रहे हैं। ऐसे कौन से कारण हैं कि जब भारत की आजादी का आंदोलन लड़ा गया, तो आंदोलन लड़ने वालों के बारे में जो आज भारत की सरकारें इतिहास में पढ़ाती हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके बारे में किताबों में चैप्टर नहीं मिलते। तो ये कोई तो है ना जो इस बात को कंट्रोल करता है कि क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, क्या दिखाना है और कितना दिखाना है। आप टीवी पर जब देखते हैं तो अनेकों प्रकार के ऐसे सीरियल्स टीवी पर चलते हैं जो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, जो आपको बाहर निकलकर सोचने की इजाजत ही नहीं देते। खुद सोच के देखो, ईडब्ल्यूएस के नाम पर जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। आप सब लोग जानते हैं ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, लेकिन 4 दिन के अंदर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया। एक दिन कैबिनेट में लाया, कैबिनेट में एक दिन में पास, दूसरे दिन लोकसभा में लाया, लोकसभा में पास, राज्यसभा का टाइम खत्म हो रहा था, एक दिन का टाइम बढ़ाया गया, अगले दिन राज्यसभा में पास, और चौथे दिन राष्ट्रपति जी की मोहर लग के नोटिफिकेशन निकाल कर 4 दिन के अंदर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को आरक्षण दे दिया गया। और ओबीसी का क्या हुआ? आजादी से पहले से एससी एसटी ओबीसी को उनके हक अधिकार देने की आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस आंदोलन पे वापस लाने से पहले मैं इस पिछड़ेपन का कारण तो बता दूं। कौन से ऐसे कारण हैं कि ओबीसी के लोग सर्वोच्च न्यायालय में आज तक जज नहीं बने? अपवाद हो सकता है। तो जिसकी जनसंख्या देश में लगभग 52% हो, उस 52% में से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कभी कोई जज ही नहीं बना, अपवाद हो सकता है। एससी एसटी दोनों को मिलाकर जिनकी जनसंख्या देश में 25% से ज्यादा है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट में आज तक केवल लगभग 6 जज बने हैं। ओबीसी क्यों नहीं बने? और अगर इस बात का आंकड़ा देखा जाए कि जो आईएएस बनते हैं उसमें आईएएस ओबीसी के आज तक कितने बने? ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होने से पहले
पिछड़े वर्ग के कितने लोग आईएएस बने, कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बने, अगर इसका आंकड़ा निकालेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जिस समाज की संख्या लगभग 50 से 52% है, उस समाज के 5% लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, जज नहीं बने, आईएएस नहीं बने। ओबीसी में कुछ एक जातियां थी जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, वो भी शहरों में एक्वायर होकर कुछ लोग करोड़पति बन गए, तो सोचा पूरा समाज करोड़पति हो गया। अरे भाई, आप देश के बाकी राज्यों में, गांव में जाकर ओबीसी के लोगों की आर्थिक हालात को देखो, तो क्या आपकी आंखें खुल जाएंगी। जब आप ये रेवाड़ी वाला क्षेत्र छोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के यादवों की हालत को जाकर देखो, उत्तराखंड में हरिद्वार के पास वन गुजरों की हालत जाकर देखो, छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, चंद लोगों को लाखों करोड़ों रुपए मुआवजा मिल गया तो सोचते हैं जैसे समाज बहुत आगे निकल गया। उंगली पे गिनने लायक लोग हैं वो। तो ये समाज पूरा का पूरा पीछे क्यों रह गया? पढ़ाई लिखाई में ये लोग पहले, आरक्षण आने से पहले क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? कभी इस इतिहास को पढ़ो, समझो, जानो। क्योंकि आप सब ओबीसी समाज से आते हैं, तो कभी ना कभी तो अपने समाज के इतिहास को पढ़ो। जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानते, वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। हमारे धर्मशास्त्रों में समाज को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देश में ब्राह्मण की जनसंख्या लगभग 5.52% है। क्षत्रिय की जनसंख्या लगभग 3.90% है। वैश्य की जनसंख्या 1.30% है। कायस्थ, जिसको जनरल कैटेगरी के लोग आजादी से पहले उन 3 वर्णों में नहीं गिनते, ना ब्राह्मण में गिनते, ना क्षत्रिय में गिनते, ना वैश्य में गिनते, वो कहते हैं शूद्र हैं। उनकी जनसंख्या देश में 1.07% है। इन सारे लोगों की अगर जोड़ दें तो टोटल इनकी जनसंख्या लगभग 11.5% है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अगर देखें, इन 11.5% का प्रतिनिधित्व तो वो लगभग 90% से ऊपर मिलेगा। हाई कोर्ट के अंदर देखें, वहां भी लगभग 90% मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिवालय में देखें तो उस 11.5% का प्रतिनिधित्व लगभग 95% मिलेगा। तो कभी सोचो कि 11.5% लोग 90 से 95% पदों पर काबिज क्यों है, शीर्षस्थ पदों पर? उसका कारण जानने के लिए आपको धर्मशास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको मनुस्मृति का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो SC, ST, OBC के लोग हैं, धर्मशास्त्रों में लिखकर लगभग 3,500 साल तक इनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई। लगभग 3,500 साल तक इन 88% लोगों को व्यापार करने पर भी धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई। इनके संपत्ति इकट्ठा करने पर भी लगभग 3,500 साल तक धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई। तो सोच के देखो, जिसको ज्ञान से, पढ़ने लिखने से
3,500 साल तक दूर रखा जाए, जिसको व्यापार करने से 3,500 साल तक दूर रखा जाए, जिसको धन संपत्ति इकट्ठा करने से लगभग 3,500 साल तक दूर रखा जाए, क्या वो समाज तरक्की के मामले में दूसरे वर्गों के सामने खड़ा हो सकता है? यही कारण है कि SC, ST, OBC के लोग इतने पीछे चले गए कि आज कितनी भी कोशिश कर ले, ना तो व्यापार में उनके मुकाबले पे खड़े होने की ताकत हमारे अंदर है, केवल पढ़ने लिखने में जरूर हम उनका मुकाबला बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो वो इतने पढ़े कि पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे काबिल 6 लोग थे पूरे दुनिया के, उन 6 लोगों में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सबसे अग्रणीय थे। भारत का संविधान जब बनाने की बात आई, तो वो काबिलियत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अंदर थी। आपको खुश से होना चाहिए इस बात को देखकर कि जब जब हमारे लोगों को मौका मिला, उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और प्रोफेसर जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान का संविधान लिखा। दोनों अपने समाज के। देश में जितने ओलंपिक के पदक आए हैं, कभी उनमें चेक करना कि मेजॉरिटी में वो किस वर्ग के लोग हैं जो ये पदक जीत के लाते हैं। पहले तो ये देखना उनकी एंट्री कितने मुश्किल से होती है। काबिल होने के बावजूद मौका नहीं मिलता। हर जगह कोई ना कोई द्रोणाचार्य बैठा है, अंगूठा काटने के लिए तैयार है। हर खंड काल में हमारे काबिल लोगों का अंगूठा काटा गया। और इससे शर्म की बात क्या होगी? इससे शर्म की बात क्या होगी? जिसने गुरु ने एकलव्य के अंगूठे को काटा, उस जमाने में जातिगत उत्पीड़न किया, उसके नाम पे हमारे देश की सरकार पुरस्कार देती है। इससे शर्म की बात कुछ हो सकती है? अभी आपने घटना देखी होगी चंपावत की, उत्तराखंड की। वहां के स्कूल के अंदर मिड डे मील बनाने के लिए एक भोजन माता की पोस्ट की वैकेंसी निकली। उसमें सुनीता देवी का चयन हुआ। चयन होने के बाद उस स्कूल के अंदर लगभग 59 बच्चे थे, जिसमें से लगभग 40 के आसपास बच्चे जनरल कैटेगरी के थे और 19 बच्चे SC कैटेगरी के थे। उस स्कूल के बच्चों को यह किसने बता दिया कि ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट का खाना नहीं खाना चाहिए? उनके माँ बाप ने ही तो बताया होगा। उन बच्चों से यह कहलवा दिया कि चूंकि ये खाना बनाने वाली भोजन माता अनुसूचित जाति की है, हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। और जब इसकी कंप्लेंट ऊपर गई, इसके ऊपर जांच बिठाई गई, तो उन बच्चों को समझाने की बजाय और उन बच्चों को भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बजाय उस अनुसूचित जाति की महिला सुनीता देवी को नौकरी से ही निकाल दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, देश के अंदर खेतों में अन्न उगाने का काम कौन करता है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग ही तो खेत में मेहनत करते हैं, वही तो अन्न उगाते हैं। तो क्या आप उनके हाथ से उगाए हुए अन्न को खाना छोड़ देंगे? हमारे देश में जूते कौन बनाता है? क्या आप जूते पहनना बंद कर देंगे? हमारे देश में भवन निर्माण का काम कौन करता है, मजदूरी का?
ईंटों को ढोकर लाकर वहां कौन पहुंचाता है? क्या आप मकानों में रहना बंद कर देंगे? हमारे देश में कपड़े बुनने का, कपास का उत्पादन करके कपास को लाके धागे में परिवर्तित करके उसके बाद मान लेते हैं धागा मशीन बना रही है, लेकिन मशीन को चला कौन रहा है? कपास से धागा, कपास बिन के धागा कौन बना रहा है? कपड़े कौन सिल रहा है? तो ये सारे काम हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, तो क्या आप कपड़े पहनना बंद कर दोगे? जिस रोड पर आप चलते हैं वो रोड हमारे समाज के लोग बनाते हैं, तो क्या आप रोड पे चलना बंद कर दोगे? ऐसे भारत चलेगा क्या? जब तक भारत में जाति रहेगी तब तक भारत में पिछड़ापन रहेगा। जब तक भारत में जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। अब समय आ गया है, आप SC ST OBC को अलग कहना बंद कर दो, ये सब मूल निवासी हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप SC ST OBC के सबके ब्लड के नमूने लेकर DNA की जांच करा लो। अगर आप जांच कराओगे DNA की तो रिजल्ट आएगा इन सबके पूर्वज एक थे, इनका खून एक है।